डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे राफेल जेट्स की। बांग्लादेश की एयरफोर्स खुद को मजबूत करने के लिए फाइटर जेट खरीदना चाहती है। इसके लिए 2 जेट मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए यूरो फाइटर टाइफून और डसाल्ट राफेल के बीच लड़ाई चल रही है। इस प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तुरंत ढाका पहुंचे थे। 33 साल बाद यह किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा है। फोर्सेस गोल्स 2030 के तहत बांग्लादेश अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत बांग्लादेश एयरफोर्स ने पहले ही चीन से 16 चेंगडू J-7 लड़ाकू जेट को शामिल कर लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर जारी किया था। 4 और विमानों को टेंडर निकाल सकता है। बांग्लादेश एयरफोर्स सक्रिय रूप से दावेदारों की खोज में है। 2019 में कोरोना महामारी के बाद इस योजना में बाधा पैदा हुई थी। बांग्लादेश के इस टेंडर में भारत भी कूदा है। भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी मैदान में उतारा है। भारत पड़ोसी देश होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश का फोकस यूरोपीय लड़ाकू जेट है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के एक अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश संभवतः यूरोपीय विमान यूरो फाइटर टाइफून या फ्रेंच राफेल का विकल्प चुनेगा, लेकिन अगले चुनाव से पहले कुछ भी अंतिम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राफेल को भारतीय वायुसेना की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण यूरो फाइटर टाइफून की संभावना बढ़ गई है। भारत ने अपनी वायुसेना में 36 राफेल शामिल किए हैं। इसके अलावा नौसेना के लिए 26 राफेल M खरीद रहा है। अगले साल तक लड़ाकू विमानों के सौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद यह निर्णय लिया कि वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे। पिछले कई वर्षों में फ्रांस बांग्लादेश संबंधों में करीब ही आई है। दोनों देशों के बीच का व्यापार 3 अरब यूरो से ज़्यादा का है। इसके अलावा बांग्लादेश का पहला सैटेलाइट फ्रांसीसी कंपनी ने लॉन्च किया था। आइए अब हम लीबिया के बारे में बात करें, जहां विनाशकारी बाढ़ आ रखी है। लीबिया में आई विनाशकारी बाढ़ में हालत भयावह हो गए हैं। अब तक 700 शव दफनाए गए हैं और माना जा रहा है कि 3000 लोगों की मौत हो सकती है। बताया जा रहा है कि 10,000 लोग अभी लापता हैं। पूर्वी लीबिया सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डरना शहर में विनाशकारी बाढ़ में मारे गए 700 लोगों को अब तक दफन किया जा चुका है और मृतकों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। डरना में घटनास्थल पर मंगलवार को पहुंचे उस्मान अब्दुल जलील ने स्थानीय टीवी स्टेशन को फ़ोन पर दिए साक्षात्कार में कहा कि शहर के विभिन्न अस्पताल शवों से अटे पड़े हैं। भूमध्य सागर से उठे तूफान डैनियल ने रविवार रात पूर्वी लीबिया के कई शहरों में तबाही मचाई, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही डरना में हुई, जहां भारी बारिश और बाढ़ के चलते बांध टूट गए और तेज़ धारा लोगों को भागकर ले गई। लीबिया में बाढ़ के चलते तबाह हुए तटीय शहर में बचाव टीम मलबे से शवों को निकालने में संघर्ष कर रही है। मानवाधिकार एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि अकेले डरना शहर में 2000 लोगों की मौत होने की आशंका है। अधिकारियों ने कहा कि भूमध्य सागर से उठे तूफान डैनियल ने पूर्वी लीबिया के कई शहरों में तबाही मचाई और अचानक बाढ़ आ गई, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही डरना में हुई, जहां भारी बारिश और बाढ़ के चलते बांध टूट गए और उनका पानी चारों तरफ फैल गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ में लीबिया के दूत तामिर रमदान ने कहा कि अभूतपूर्व बाढ़ के बाद 10,000 लोग लापता हैं। ट्यूनीशिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र ब्रीफिंग में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में इसके हज़ारों तक पहुंचने की आशंका है। लीबियन रेड क्रिसेंट ने मंगलवार तड़के कहा कि उनके दलों ने डरना में 300 से अधिक लोगों के शव निकाले हैं। अधिकारियों ने डरना को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। पूर्वी लीबिया के स्वास्थ्य मंत्री उस्मान अब्दुल जलील के अनुसार शहर के पड़ोस में अब भी शव और मलबे में मिल रहे हैं या समुद्र में बह गए हैं। आइए हम उत्तर कोरिया के तानाशाह के बारे में बात करें। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग हथियारबंद ट्रेन में बैठकर करीब 2 दिनों की यात्रा के बाद अब रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंच चुके हैं। उत्तर कोरियाई नेता और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच साल 2019 के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पुतिन और किम जोंग उन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। वहीं कई विश्लेषक पुतिन और किम जोंग की जुगलबंदी से सहमे हुए हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता की इस यात्रा के दौरान यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस हथियार खरीदने की बड़ी डील कर सकता है। वहीं उत्तर कोरिया को उम्मीद है कि रूस संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बीच उनकी बड़ी मदद कर सकता है। पुतिन ने उत्तर कोरिया से वादा किया कि वह चीन और अमेरिका के साथ मिलकर परमाणु बातचीत को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा।
खबरों के मुताबिक किम जोंग उनकी इस यात्रा के दौरान हथियारों की बड़ी डील पर पूरा फोकस रहेगा। दक्षिण कोरिया के सैन्य विशेषज्ञ इन बुम चुन कहते हैं कि यह नई और डरावनी दुनिया है जहां हम प्रवेश कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया विशेषज्ञ ने कहा कि पुतिन को हथियार मिलेगा और उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु तकनीक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए तकनीक मिलेगी। किम जोंग उनके साथ उत्तर कोरिया के परमाणु सक्षम हथियारों और युद्ध सामग्री कारखानों की जिम्मेदारी संभालने वाले शीर्ष सैन्य अधिकारी भी किम के साथ रूस पहुंचे हैं। इस यात्रा से यूक्रेन में जारी युद्ध के मद्देनजर रूस के संभावित हथियार सौदे को लेकर पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि किम देश की राजधानी प्योंगयांग से रविवार को अपनी निजी ट्रेन में सवार हुए और उनके साथ सत्तारूढ़ दल, सरकार और सेना के सदस्य थे। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियोन हा-ग्यू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि दक्षिण कोरिया की सेना का आकलन है कि किम की ट्रेन मंगलवार तड़के किसी समय रूस में दाखिल हुई। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी सेना को जानकारी कैसे मिली। रूस गए किम के प्रतिनिधिमंडल में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो शन हुई और कोरियन पीपुल्स आर्मी मार्शल री प्योंग चोल और पाक जोंग चोन समेत उनके सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। जापानी प्रसारणकर्ता टीबीएस ने अज्ञात रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि किम की ट्रेन सीमा पार कर सीमावर्ती शहर खासन पहुंची। रूस सरकार की वेबसाइट पर सोमवार को एक संक्षिप्त बयान में बताया गया कि किम पुतिन के निमंत्रण पर आगामी दिनों में रूस की यात्रा करेंगे। केसीएनए ने कहा है कि नेताओं के बीच मुलाकात होगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि नेता कब और कहाँ मिलेंगे। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार बैठक का संभावित स्थान पूर्वी रूस में स्थित शहर व्लादिवोस्तोक है, जहां पुतिन बुधवार तक चलने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोमवार को पहुंचे हैं। साल 2019 में पुतिन ने इसी स्थान पर किम से पहली बार मुलाकात की थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार पुतिन हथियारों के घटते भंडार को फिर से भरने के लिए उत्तर कोरियाई तोपों और अन्य गोला बारूद की अधिक आपूर्ति हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुतिन यूक्रेन के जवाबी हमलों को शांत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि लंबे युद्ध को चलाने में सक्षम है। ऐसा होने पर अमेरिका और उसके साझेदारों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अधिक दबाव पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 17 महीनों में यूक्रेन को उन्नत हथियारों की भारी भरकम खेप भेजने के बावजूद लंबे संघर्ष के खत्म होने के संकेत नहीं मिले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर कोरिया के पास संभवतः सोवियत डिजाइन पर आधारित लाखों तोप के गोले और रॉकेट है, जिससे रूसी सेना को मदद मिलने की संभावना है। आइए अब हम क्वाड देशों के बारे में बात करें। भारत क्वाड समूह का एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है। इस ग्रुप का हिस्सा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। इस समूह का निर्माण साल 2017 में साउथ चाइना सी में ड्रैगन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए किया गया था। हालांकि अब अमेरिका के सांसद क्वाड को अपग्रेड और क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिका के सदन में जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के साथ एक क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह की स्थापना के लिए क्वाड को मजबूत बनाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्य व सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि आज यह महत्वपूर्ण है कि इंडो पैसिफिक में लोकतंत्र क्षेत्रीय नियमों को बनाए रखने और क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड के स्तर को काफ़ी ऊंचा उठा दिया है, वह इसके लिए श्रेय के पात्र हैं। क्वाड को और मजबूत करने के लिए सांसदों को इससे जोड़ना चाहिए, जिससे वह अन्य देशों के बीच संबंधों को और अच्छा कर सके। मिक्स ने कहा कि मैं क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति की मांग करता हूं। साथ ही 4 क्वाड देशों की विधायिकाओं के बीच संवाद बढ़ाने के लिए क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह का भी स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सांसद सकारात्मक क्वाड एजेंडे की वकालत करके स्वतंत्र, खुले और लचीले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह के गठन से सभी मुद्दों पर क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जुड़ाव और गहरा होगा। सांसद ने आगे कहा कि क्वाड इंटर संसदीय कार्य समूह का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच सफल और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय अंतर संसदीय समूह के साथ साथ अन्य औपचारिक और अनौपचारिक संसदीय आदान प्रदान पर आधारित होना चाहिए। विधेयक के अनुसार क्वाड देश संयुक्त राज्य अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सहित संस्थानों के माध्यम से और विश्व बैंक और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से काम कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक को हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना चाहिए जो प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और टिकाऊ हो। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते स्वतंत्र, खुले, समावेशी और लचीले इंडो पैसिफिक का समर्थन करने में क्वाड समूह के महत्व पर जोर दिया था।
हाल ही में मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने 2024 में भारत की मेजबानी में होने वाले अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।